नमस्कार, मैं हूं राव और दृष्टिकोण प्रोडक्शंस में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 11, इंटीग्रेटिंग आफ्टर इफेक्ट्स विद प्रीमियर प्रो। तो एडिटिंग का तो सब कुछ आप जान चुके हैं, सब कुछ आपको पता लग चुका है और कंफर्टेबल भी हो रहे होंगे। अब प्रैक्टिस करते रहिए। अब प्रीमियर प्रो के साथ में आफ्टर इफेक्ट्स को कैसे इंटीग्रेट करना है ये हम इस वीडियो में सीखेंगे, और ये क्यों करना है ये भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो बिना समय लिए चलिए चलते हैं प्रीमियर प्रो में। तो हम आ गए हैं प्रीमियर प्रो में, और हर बार की तरह शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं अपने सोशल मीडिया के लिंक्स की जानकारी आपको दूंगा। ट्विटर के ऊपर आप मुझे /निर्देशक राव पे फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाए नेक्स्ट वीडियो जो भी आ रही है, कब आ रही है उसके बारे में। इंस्टाग्राम पे भी /निर्देशक राव पे जाके फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं पोस्ट डालता रहता हूँ, कुछ BTS की पोस्ट भी डालता हूँ, बिहाइंड द सीन वगैरह की। आप देख सकते हैं, वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं और वहाँ पे बातचीत भी कर सकते हैं मुझसे। यूट्यूब के ऊपर जाके सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ताकि मैं इस चैनल को जो है आगे इस पर कंटेंट लेके आ सकूँ। इस पर मैंने काफ़ी चीज़ें प्लान की हुई हैं। अगर आप सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली इस चैनल के ऊपर मैं बहुत कुछ लेके आने वाला हूँ काम का आपके। फेसबुक के ऊपर जाके भी /निर्देशक राव पे जाके आप मुझे जो है मेरे पेज को लाइक कर सकते हैं। तो अभी शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ मैं। अभी तक हमने सब एडिटिंग कर लिया, रेंडर कर लिया, इफेक्ट्स हो गए, साउंड का काम हो गया, ओवरऑल आपने सारा प्रोसेस सीख लिया है। अब प्रीमियर प्रो से अगर आपको अपनी फुटेज को मान लीजिए कुछ काम करने के लिए आफ्टर इफेक्ट्स में लेके जाना है और फिर वापस लाना है, इसी तरह से अगर आपको कलर ग्रेडिंग प्रोफेशनल और हाई एंड करने के लिए आपको दाविंची रिजॉल्व के अंदर प्रीमियर प्रो का जो है एडिट जो आपका बना हुआ है उसको सीक्वेंस को लेके जाना है और वापस लेके आना है, तो इसका क्या वर्क फ्लो रहता है ये आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बिना समय लिए वापस चलते हैं प्रीमियर प्रो में। ये हमारा सीक्वेंस खुला हुआ है। ये मैंने आपको ट्रांजिशन ट्यूटोरियल वाले दिन जो दिखाया था, एक बार मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो इसमें ये वाली ट्रांजिशन खुली हुई है। एक बार मैं इसकी ऑडियो को बंद कर देता हूँ। बेसिकली एक सीन से ये जूम इन होकर के दूसरे सीन में जा रहा था, ये चीज़ हमने बनाई थी। ये बनाने के लिए हमने 2 एडजस्टमेंट लेयर यहाँ पर लगाई थी। एक ऊपर वाली जो एडजस्टमेंट लेयर है उसके ऊपर हमने ट्रांसफॉर्म का इफेक्ट लगाया था, और स्केल के ऊपर कीज़ लगाई थी कि पहले जो है ये जो पहली फुटेज थी इसके ऊपर यहाँ पे हमने की लगाई नॉर्मल स्केल पे, और फिर स्केल को हम बढ़ाते चले गए, और स्केल को बढ़ाते 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 हम 300 हमने कर दिया। तो 3 टाइम्स स्केल को बढ़ा दिया, 100 से 300। ये एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर हमने लगाया था ट्रांसफॉर्म। तो बेसिकली नीचे की सब लेयर्स के ऊपर ये काम कर रहा था। और जो दूसरी एडजस्टमेंट लेयर, अगर मैं इसे बंद करूं तो आप ये ओरिजिनल नीचे की क्लिप देख सकते हैं। इसके साथ क्या हुआ कि ये वैसे तो इस तरह की थी, बट ये ऊपर ट्रांसफॉर्म लगने की वजह से वो 300 तक स्केल हो गई। हमने यहाँ पे लगाया था ना, तो ये स्केलिंग हो गई। अगर मैं ऊपर वाली एडजस्टमेंट लेयर को बंद करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह की फुटेज थी। तो ये यहाँ से ये कट और ये था। ऊपर जैसे ही हमने ये ट्रांसफॉर्म का इफेक्ट लगाया तो हम 0 से 300 तक स्केल कर दिया। अब जब ये स्केलिंग खत्म हो करके एडजस्टमेंट लेयर और होती है तो ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में यहाँ पर आ रही है। तो हमने जो है यहाँ पे जैसी क्लिप शुरू हुई सेकंड वाली, इसके ऊपर अभी ऑलरेडी जूम्ड इन है बिकॉज ऑफ ऊपर वाला ट्रांसफॉर्म इफेक्ट। तो एक एडजस्टमेंट लेयर सिर्फ इसके लिए लगाई थी, ताकि इस टाइम पे हमने पहले एक रेप्लिकेट इफेक्ट लगाया ताकि हम उसको एरिया को पूरा फिल कर सकें और इस चीज़ को छोटा कर सकें, क्योंकि हमको छोटे से बड़ा होते हुए दिखाना था, हमको जूम इन होते हुए दिखाना था। तो ऑलरेडी बड़ा जो है अगर उसको यूज़ करते हम तो जूम इन वाली फीलिंग ना आती। तो हमने पहले रेप्लिकेट इफेक्ट लगाया, फिर जो लाइंस आ गई है इन लाइंस को हटाने के लिए पहले एक मिरर इफेक्ट लगाया, फिर उसको मैच किया हमने इन चीज़ों को ऐसे हिला करके यहाँ ऊपर नीचे, ठीक है। फिर दूसरा मिरर इफेक्ट लगाया लेफ्ट वाली लाइन के लिए, फिर तीसरा मिरर ऊपर वाली के लिए, फिर चौथा मिरर। ऐसे हमने अलग अलग मिरर इफेक्ट लगाया कि कोई 90 डिग्री पे, कोई -90 पे, कोई 180 पे। तो ये सब हमने मेहनत की, हमने इसके अंदर हमने अच्छे खासे कई मिनट लगा दिए। जब ये हमने कर लिया तो उससे क्या हुआ कि ये यहाँ से लेकर के जूम इन वाली फीलिंग आ गई कि ऑलरेडी जो है स्केल बढ़ता 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 और नॉर्मल साइज तक पहुँच गया। अगर यहाँ पर हम रेप्लिकेट इफेक्ट हटा देते हैं तो आप देख रहे हैं ऑलरेडी इतनी जूम्ड इन नज़र आ रही है फुटेज। रेप्लिकेट की वजह से वो चीज़ छोटी होकर के नजर आई थी। तो जिन्होंने ये ट्यूटोरियल नहीं देखा था ट्रांजिशन वाला, वो इसको देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में समझा रखा है कि ये कैसे करना है। फिलहाल हमारा कंसर्न ये है कि अगर मैं ये सारा प्रोसेस जो था, बार बार मिरर लगाने का, 4 बार मिरर लगाया, रेप्लिकेट लगाया, सब कुछ जो मैंने मेहनत की है, मैं चाहता हूँ कि मुझे ये ना करनी पड़े। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इन सारी क्लिप्स को मैंने पकड़ा और जो है राइट क्लिक किया। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी रिप्लेस विद आफ्टर इफेक्ट कॉम्पोजिशन। इस पर मैंने क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली आपका आफ्टर इफेक्ट खुल जाएगा। तो जब ये आपका सॉफ्टवेयर खुलेगा, सबसे पहली चीज़ ये क्या करेगा, आपसे पहले पूछेगा कि कहाँ पे आपको इस फाइल को सेव करना है। ये आपका विंडो आ गया। अब मैं यहाँ पर इसको सेव कर देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ टाइल, और सेव कर देता हूँ। टाइल क्यों रखा है वो आपको 1 मिनट में पता लग जाएगा अभी। उसके बाद इसने पूछा कि इसके ऊपर जो लट लगा, मैंने एक्चुअली लट से इसको कलर ग्रेड किया हुआ था, एक लट अप्लाई की हुई थी। तो कलर ग्रेडिंग के लिए मुझसे पूछ रहा है कि जो लट आपने अप्लाई की थी वो उसको दोबारा कर लीजिए। तो मैं फिलहाल उसको नहीं करूँगा,
थोड़े से रंग मेरे आपको देख रहे हैं ऑड नज़र आएंगे, क्योंकि पहले मैंने उस पर कलर ग्रेडिंग की हुई थी, अब मैं इसमें यूज़ नहीं कर रहा। वो आप अगर आपने सेव कर रखी हो लट तो आप जाकर उसका पाथ दे सकते हैं। फिलहाल मेरा वो कंसर्न नहीं है, तो मैं लट को इग्नोर कर देता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली ये बन करके आ गई है, वही की वही जो सीक्वेंस हमने वहाँ पे देखा था वो यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट्स की कॉम्पोजिशन बन के आ गया है। तो ये लेयर्स मेरी जो डली हुई हैं दोनों वीडियो लेयर्स, और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर जो है सेम जो है लेयर के ऊपर ये दोनों वीडियोस नहीं है, इसमें हर एक वीडियो जो भी आप डालेंगे वो अलग लेयर के अंदर आती है। तो यहाँ पर आकर के ये कट लग रहा है और फिर जो है आगे दूसरी वीडियो जा रही है। तो यहाँ पे ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म का इफेक्ट लगा हुआ है ताकि जो है ये स्केल होता जाए अंदर की तरफ। लेकिन इसमें क्या हुआ कि आपने आगे देखा यहाँ पर जा करके जो है वो रेप्लिकेट का इफेक्ट इसके अंदर नहीं होता। तो जो हमने मिरर वगैरह लगाए हुए हैं ये सब चीज़ें जो हैं इनको हम फिलहाल के लिए कर देते हैं डिलीट, हमें ये सारे इफेक्ट नहीं चाहिए यहाँ पर। तो हमारे पास वही सिचुएशन आ गई कि जूम हो रहा है और ये ऑलरेडी जूम्ड इन नज़र आ रहा है हमको बिकॉज ऑफ द ट्रांसफॉर्म इफेक्ट। ठीक है, हम एक्चुअली ऊपर वाली लेयर पे आकर के यहाँ देखते हैं कहाँ कीज़ लगी हैं। तो बेसिकली लास्ट की यहाँ लगी, तो इधर आते आते जो है हमारी लेयर जो है वो फुल जूम एक्सटेंड पे पहुँच जाती है अपने। तो मुझे यहाँ क्या करना है, मैं नीचे वाली लेयर पे जो जहाँ से मिरर इफेक्ट हटाए हैं मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म इफेक्ट लगा लेता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक आते आते मेरी जो लेयर है वो नॉर्मल साइज़ की हो जाए। तो मैं यहाँ पर इसको जूम आउट करूँगा क्योंकि वहाँ पे स्केल हो रखा है ऊपर वाली ट्रांसफॉर्म लेयर में। तो मैं यहाँ इसको स्केल आउट करूँगा और देखूँगा कहाँ तक मेरी फुल फुटेज नज़र आने लगती है। तो रफली बिकॉज वो 3 टाइम्स हमने किया हुआ था जूम, तो ये 33.33 पे आकर के आपका एग्जैक्ट 100% फिट हो जाएगा। बट हम इसको 34 ही कर लेते हैं ताकि कोई जो है इशू ना रहे। तो हमने ये 34 किया, इसको यहाँ पे स्केल पे की लगा लेता हूँ। अब मैं वापस यहाँ फर्स्ट फ्रेम पे आता हूँ। तो अब ये देख रहे हैं कि हमारा यहाँ से जूम इन होना शुरू हुआ, हम इस लेयर में गए और फिर जूम इन होते होते अंदर आ गए। तो यहाँ तक हमारा ओके हो गया है। बट ये जो फर्स्ट फ्रेम पे मैं आ रहा हूँ तो ये साइडों में ब्लैक आ गया है, जो कि हमने उस केस में रेप्लिकेट से फिल कर दिया था। इस केस में हम क्या करेंगे, हम नीचे ओरिजिनल जो लेयर है, ओरिजिनल जो वीडियो है उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके ऊपर जा कर के हम लगाएंगे मोशन टाइल का इफेक्ट। तो ये आपको अभी शायद कई लोगों को नहीं मालूम होगा कि ये इफेक्ट्स वगैरह कैसे काम करते हैं, जिन्होंने आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं प्राप्त की है। तो वो मेरे आफ्टर इफेक्ट्स के कुछ ट्यूटोरियल देख सकते हैं। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि पूरी सीरीज़ भी इसके ऊपर ले जाऊँ, वो देखते हैं भी आप लोगों का कैसा रिस्पॉन्स रहता है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। अब ये मोशन टाइल का जो इफेक्ट है इसको उठा करके मैं नीचे वाली वीडियो पर डालता हूँ। तो मैंने जैसे इफेक्ट डाला यहाँ पर ये इफेक्ट पैनल के अंदर लग करके आ गया। कुछ चीज़ें सिमिलर हैं इसके अंदर भी प्रीमियर प्रो जैसी। अब यहाँ पर जो है टाइल हाइट टाइल विड्थ लिखा हुआ है, उसके नीचे आउटपुट विड्थ लिखा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ तो आपने देखा यहाँ पर अपने आप जो है कॉपी हो गई, रेप्लिकेट वाला इफेक्ट आ गया। और थोड़ा सा आउटपुट हाइट को मैंने बढ़ाया तो जो है ऊपर भी ये फिल हो गया, मेरा पूरा का पूरा फिल हो गया। ये चीज़ हमारे वहाँ पे रेप्लिकेट इफेक्ट से हुई थी। उसके बाद हमने क्या किया था, एक मिरर उसकी कॉपी और एडजस्टमेंट, दूसरा मिरर, ऐसे 4 बार हमने मिरर इफेक्ट लगाए थे और उनको काफ़ी टाइम लगा करके उसमें ये हमने लाइन्स रिमूव की थी। इस केस में मुझे क्या करना है, ये इफेक्ट में आप देख रहे हैं कि मिरर एजेस की ऑप्शन है, मैं बस इसको क्लिक करूँगा और सारी की सारी एजेस जो हैं अपने आप मिरर हो जाएंगी। वो आपको इतनी देर जो आपने लगाई, इतनी मेहनत की थी जो है वो आपको बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। और आपका जो है ये इफेक्ट देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये बन करके आ गया है। और कुछ नहीं करना आपको, बस इसको सेव करना है कंट्रोल एस प्रेस करके। वापस से आप प्रीमियर प्रो में आ जाएं, यहाँ पे आपका लगा हुआ आ जाएगा। मैं इसको मार्क करके एक बार रेंडर इनटू आउट करता हूँ, थोड़ी सी देर ये लेगा रेंडर होने में। अब ये जो यहाँ पे आपको बनी हुई नज़र आ रही है, ये पिंक कलर की जो सीक्वेंस हो गया यहाँ पर, नेस्टेड सीक्वेंस भी कह सकते हैं इसको आप, ये कॉम्पोजिशन बन करके खुला हुआ है आफ्टर इफेक्ट्स में। अब आफ्टर इफेक्ट्स के इफेक्ट्स जो हैं वो यहाँ रन होंगे और इस जगह के ऊपर आपको नज़र आएंगे। तो एक बार ये रेंडरिंग पूरी हो जाए फिर आपको ये चीज़ नज़र आएगी। तो ये आप देख रहे हैं वही का वही इफेक्ट आ गया, बिल्कुल जूम इन हुआ है और ये वो रेप्लिकेट जो हमने लगाया था लगा हुआ है और कितना स्मूथ तरीके से काम हो गया। और इसमें एक और चीज़ हम कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने आफ्टर इफेक्ट्स को बंद कर दिया वहाँ पर और आपको दोबारा से इसके अंदर कुछ एडिट करना है, तो आप सिंपली इस लेयर पे जाएं, राइट क्लिक करें, एडिट ओरिजिनल, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आफ्टर इफेक्ट दोबारा खुल जाएगा। मेरे केस में ऑलरेडी खुला हुआ था तो एकदम क्विकली आ गया। अगर ये आप बंद भी कर देंगे तो जो है प्रॉपरली आपकी यही कंपोजिशन आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर दोबारा खुल जाएगी और आप सारी चीज़ के अंदर अभी भी एडिट कर सकते हैं। अब उस केस में क्या था कि मैं मोशन ब्लर के लिए और इफेक्ट वगैरह इस्तेमाल कर रहा था। इस केस में क्या है, आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट भी मोशन ब्लर का बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है। अगर मैं ये लेयर्स के ऊपर मोशन ब्लर ऑन कर देता हूँ तो देख रहे हैं ये मोशन ब्लर ऑन करते ही यहाँ पर लगा हुआ आ गया मोशन ब्लर। अब ये मैं अगर प्ले करूँगा तो जब तेज़ होगी फुटेज तो उस टाइम पे मोशन ब्लर आएगा, ये देख रहे हैं आप।
तो ये चीज़ करके मैं यहाँ पे फिर से सेव कर देता हूँ। और अगर मैं प्रीमियर प्रो में जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रेड हो गया एक बार, क्योंकि ये जो है रेंडर नहीं हो रखा है इस टाइम पे। अगर मैं मोशन ब्लर वाले एरिया पे आता हूँ, बेसिकली ट्रांजिशन वाले एरिया पे, तो आप देख सकते हैं मोशन ब्लर इसके अंदर आ गया है। ये मोशन ब्लर प्रीमियर प्रो का नहीं है, ये आफ्टर इफेक्ट्स का मोशन ब्लर है जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो प्रीमियर प्रो के अंदर नेटिवली आफ्टर इफेक्ट्स के जो हैं इफेक्ट्स नहीं चल सकते, बट हम यहाँ से इस तरह से कॉम्पोजिशन बना करके आफ्टर इफेक्ट में भेज सकते हैं। वहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स में मैं जो भी प्लगइन्स इस्तेमाल करूँगा, चाहे वो 3D के हों, चाहे किसी भी तरह की चीज़ें हों, इफेक्ट्स हों मेरे, सब कुछ जो है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ही इस टाइम पे कैलकुलेट हो रहा है ये कॉम्पोजिशन के फॉर्म में, और प्रीमियर प्रो के अंदर फाइनल आउटपुट हमें सीधा उसकी चीज़ की नज़र आ रही है। तो थोड़ा सा ये हैवी कर देता है कई बार चीज़ों को, बट जो इसकी पावर है वो ये है कि आप बिल्कुल अमेजिंग चीज़ें जो आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर बना सकते हैं और प्रीमियर प्रो में नहीं बना सकते, वो सारी आपके पास प्रीमियर प्रो के एडिट के अंदर आ जाएंगी। तो डेफिनेटली हाईली रिकमेंडेड है, अगर आप लोग आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर VFX वगैरह काम करना चाहते हैं तो इस वर्कफ्लो को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल हम क्या करते हैं कि ये हमारा आफ्टर इफेक्ट्स का वर्कफ्लो हो गया, और इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से और जो है क्लियर इन एंड आउट कर देते हैं। अब बिगिनिंग में आते हैं सीक्वेंस के। यहाँ पर हमने ये छोटा सा सीक्वेंस रखा हुआ है, ये वही सीक्वेंस है जो बाइक डायरीज़ वाला हमने एडिटिंग के दौरान देखा था। ये ओपन हुआ और जो है ये ऑडियो भी म्यूट रखी है, इसको हटा देते हैं म्यूट से, एक बार प्ले करते हैं। तो फिलहाल मैं इसको छोटा ही मैंने रखा है, पूरा आगे तक का नहीं रखा, आपको ये दिखाने के लिए कि अगर आपने इस सीक्वेंस को, बने बनाए सीक्वेंस को दाविंची रिजॉल्व में लेके जाना है, वहाँ पे कलर ग्रेडिंग आप करना चाहते हैं, क्योंकि जिन लोगों को नहीं मालूम बता देता हूँ, प्रीमियर प्रो के अंदर बहुत अच्छी प्रोफेशनल कलर ग्रेडिंग हो जाती है, बट अगर आप हाईली प्रोफेशनल हॉलीवुड लेवल का काम करना चाहते हैं कलर ग्रेडिंग का, तो जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है वो दाविंची रिजॉल्व नाम का सॉफ्टवेयर है। तो उसके अंदर आप हाई एंड कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। जो प्रॉपर प्रो कलरिस्ट लोग हैं, जिन्होंने इसी प्रोफेशन में जाना है कि मैं सिर्फ वीडियो कलर करने का ही काम करूँगा और चीज़ों से मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सिर्फ कलरिंग मेरा मेन पैशन है और प्रोफेशन बनाना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली वो दाविंची रिजॉल्व उनको सीखना चाहिए या उनको जो है अपने यूज़ में लेना चाहिए, क्योंकि वो इस टाइम पे इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड है और उसके अंदर जो कलर्स को एडिट करने के लिए टूल्स हैं वो बहुत ही अमेजिंग है, उसके अंदर वर्सेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आप एक एक छोटी छोटी चीज़ को भी आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रीमियर प्रो के अंदर आप अच्छा काम नहीं कर सकते, डेफिनेटली ल्यूमेट्री बहुत ही जो है अच्छा कलर ग्रेडिंग प्लगइन है, लेकिन दाविंची रिजॉल्व में थोड़ी सी और आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। तो इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप किसी को अपनी फुटेज वहाँ पे लेके जानी होगी, उसके वर्कफ्लो में थोड़ा सा इशू रहता है, बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि फाइलें जैसे अब आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ट्रांसफर हम कर लेते हैं यहाँ से वहाँ पे, वैसे वहाँ पर करना जो है पॉसिबल नहीं हो पाता। उसके लिए क्या वर्कफ्लो है, हमने जैसे मार्किंग कर लिया इसको, अब मैं इसको जो है यहाँ पे मान लीजिए सेव भी कर लेता हूँ, और अब फाइल पे जा कर के इधर जो है एक्सपोर्ट पे जा कर के यहाँ पे सबसे नीचे लिखा होगा फाइनल कट प्रो XML, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो फाइनल कट प्रो लिखा है, उससे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल XML ही है। यहाँ पे बाइक डायरीज़ फॉर रिजॉल्व, मैं ये लिख देता हूँ इसका नाम, और ये XML को मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा आ गया कि प्लीज़ चेक FCP ट्रांजिशन रिजल्ट रिपोर्ट सेव नेक्स्ट टू द XML, तो इसको हम बंद कर देते हैं। ओके हो गया, ये मतलब हमारी XML एक्सपोर्ट हो गई है। तो अगर मैं फोल्डर में जाके देखता हूँ यहाँ पर, तो ये बाइक डायरीज फॉर रिजॉल्व नाम की मेरी XML फाइल बन के आ गई है, और ये ट्रांसलेशन रिजल्ट आ गए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ये फाइल इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम अब अपना दाविंची रिजॉल्व खोलते हैं, दाविंची रिजॉल्व सॉफ्टवेयर जब खुलता है तो शुरू में एक जो है प्रोजेक्ट विंडो आती है। तो ये प्रोजेक्ट विंडो यहाँ पे खुलती है सबसे पहले, और इसमें आप जो है पुराने आपके प्रोजेक्ट लिखे हुए आते रहते हैं। आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसका नाम हम रख देते हैं बाइक डायरीज़ CC, और क्रिएट कर देते हैं इसको। जैसे ही हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपका ये दाविंची रिजॉल्व खुल जाएगा। ये आप बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पर कट वाले पैनल में आ जाते हैं, कई बार आप हो सकता है किसी और पैनल में भी आए, मेरा वाला कट में खुलता है। तो आप यहाँ पर एडिट पैनल है सेकंड नंबर पे, इस पर क्लिक करेंगे, इससे आपका एडिट पैनल खुल जाएगा। इस पैनल में जाकर के आप फाइल पे आएँ, यहाँ पर इंपोर्ट टाइमलाइन, इसके अंदर यहाँ देख रहे हैं इंपोर्ट AAF EDL XML, ये अलग अलग फॉर्मेट है जो आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। हमने XML सेव की थी, इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये पूछेगा कहाँ पर आपकी फ़ाइल है, वहाँ पर जाकर के बाइक डायरीज़ फॉर रिजॉल्व वाला XML जो है इसे ओपन कर देते हैं।
ये जो है जो भी सेटिंग्स आ रही हैं कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने प्रीमियर प्रो में सब सेट किया है ऑलरेडी। तो यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे और जो है ये आपके पास ये जो है वैसे का वैसा सीक्वेंस यहाँ पर आ गया। मैं इसे प्ले करके आपको दिखाता हूँ। तो आपने देखा जो यहाँ पर हमने स्पीड की जो कीज़ लगाई थी, जो यहाँ पे ऑप्टिकल फ्लो लगाया था, वो सारा भी इसके अंदर आ गया है। शुरुआत में जो हमने ट्रांजिशन लगाई थी ये वाली, ये ट्रांजिशन भी हमारी जो है बार्न डोर्स वाली नहीं है। ये अगर आपने नोटिस किया होगा कि हमारे जैसे उसमें डोर खुलते थे नीचे से ऊपर को, जो रिजॉल्व के अंदर नेटिव ट्रांजिशन है, फेड इन फेड आउट वगैरह वाली इस तरह की चीज़ ये अपने आप रिप्लेस कर देता है, और कुछ चीज़ें जो है वो ये रिप्लेस नहीं कर पाता। तो आपको ये ध्यान रखना कि आप बहुत सारी ट्रांजिशन लगा करके मत लिखें। अगर आपका एडिट जो है बेसिक रहेगा, कट 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 लगे होंगे, तो वो इजीली आपके जो है रिजॉल्व के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा अपना वर्कफ्लो जो है प्रीमियर प्रो के अंदर। पहले आप पूरा एडिट कर लें, ट्रांजिशन लगाने से पहले ये वाला काम आप करके बाद में जाकर के प्रीमियर प्रो में दोबारा ट्रांजिशन लगा सकते हैं। तो ये हमारा सीक्वेंस बन के आ गया। अब अगला काम जो हमारा कलर पेज पे हम जाएंगे। तो ये बस क्योंकि आपको ट्यूटोरियल दिखाना है उसके सेक के लिए जो है कोई भी जैसे फुटेज, अभी सारी मेरे पास क्लिप्स हैं, इनको मैं कलर ग्रेड कर सकता हूँ। जैसे ये है, मैं इसके ऊपर मान लीजिए एक नया जो है नोड ले लेता हूँ, इस पर मैं कोई भी कलर ग्रेड मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ। इस टाइप से मान लीजिए मुझे ये बहुत येलो लग रही है, तो मैं इसका जो है टेम्परेचर मान लीजिए थोड़ा गिरा लेता हूँ पहले। ठीक है जी, टेम्परेचर मैंने कम कर लिया। थोड़ा सा मैं इसके जो है शेडोज़ के अंदर जो है ब्लू टोन दे देता हूँ, थोड़ी सी जो है इस टाइप की। थोड़ा सा गामा मैं इसका उठा लेता हूँ, गेन में थोड़ा सा जो है तो ये मैं बेसिक सी थोड़ी सी मैंने जो है कलर चेंज कर दिए इसके, इस क्लिप के। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको जो है ग्रैब स्टिल पे क्लिक करके गैलरी के अंदर मेरे यहाँ पे बना हुआ आ जाएगा। मान लीजिए नेक्स्ट वाली जो है इसके ऊपर मुझे यही अप्लाई करना है, तो मैं अप्लाई ग्रेड करके सेम जो है अगली फुटेज के ऊपर भी अप्लाई कर सकता हूँ। इस तरह से मान लीजिए मैं सारी को यहाँ पे पकड़ करके यहाँ पे अप्लाई ग्रेड कर देता हूँ, तो मेरी इन सारी फुटेज के ऊपर ये वाला ग्रेड लग गया है। जो लास्ट वाली है इस पर मान लीजिए मैं कोई और लट लगा देता हूँ, जैसे इसमें ब्लू थोड़ा सा टोन आ जाए, ये भी बढ़िया है। मैं ये लगा देता हूँ मान लीजिए इसमें, और थोड़ा सा इसका हल्का सा गामा उठा देता हूँ। यू वर्सेस यू में जा करके जो है ये पिक करके थोड़ा सा इसको ऐसा भी कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने ये थोड़े बहुत कुछ ग्रेडिंग हमने इसमें कर ली है। तो बहुत जो शुरू में हमारे पास येलो थी फुटेज, वो सारा येलो टोन को मैंने थोड़ा सा ब्लूइश टोन दे दिया ताकि आपको डिफरेंस पता लग जाए। ठीक है, ये हमने जो है इस तरह से ग्रेडिंग कर ली। अब हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ डिलीवरी टैब पे हमने जाना है, फाइनल जो टैब है इसमें आकर के यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हैं कि वीमियो के लिए, यूट्यूब के लिए अलग अलग चीज़ें बनी हुई हैं। इसमें थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करेंगे तो प्रीमियर एक्सएमएल लिखा होगा, इस पर आप क्लिक करें और जो है लोकेशन यहाँ पे बताएं कहाँ पे आपको सेव करना है। तो मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया उसी प्रोजेक्ट के अंदर अपना, फ्रॉम रिजॉल्व नाम का। इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है ये सोर्स नेम उठा लेगा जो फाइल का है, और बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको ऐड टू रेंडर क्यों करना है यहाँ पे आपने, और जो है स्टार्ट रेंडर पे क्लिक कर देना। अब ये सारी क्लिप्स जो है आपकी उनको रेंडर कर लेगा इन कलर इफेक्ट्स के साथ में, और जो है अपने आप उसका जो है एक्सएमएल भी बना देगा, जिससे कि आप उसको पूरा का पूरा जो है प्रीमियर प्रो के अंदर जब खोलेंगे तो आपको एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं करना पड़ेगा। सारी क्लिप्स आपकी उस तरह से लगी हुई आपको सीधा मिल जाएंगी। तो हमारे ये थोड़ा सा कंप्लीट होने वाला है, 80% से ऊपर हम आ चुके हैं। तो रेंडर हमारा कंप्लीट हो गया। अब वापस हम प्रीमियर प्रो में चलते हैं। तो हम प्रीमियर प्रो के अंदर आ गए हैं। यहाँ पर हम जो है अपना प्रोजेक्ट पैनल में आते हैं, और जो है मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, न्यू बिन बना लेता हूँ। इसके अंदर मैं रख देता हूँ नाम फ्रॉम रिजॉल्व, और जो है ये फोल्डर मेरा खोल लेता हूँ इसको। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है फाइल और इसमें इंपोर्ट, और जो है इसमें वहीं पे जा कर के जो मेरा फ्रॉम रिजॉल्व वाले फोल्डर के अंदर मैंने खोलूँगा तो यहाँ पे बाइक डायरीज नाम से जो है ये एक्सएमएल फाइल बन करके आ गई है। साथ में आप देख रहे हैं जो कुछ क्लिप्स पड़ी हुई हैं, ये बेसिकली अभी जो रेंडर हुई हैं क्लिप्स रिजॉल्व से, वो सारी यहाँ पे पड़ी हैं, और ये सारी की सारी इस एक्सएमएल फाइल के अंदर एडिटेड फॉर्मेट के अंदर है। जैसे ही मैं इस एक्सएमएल फाइल को ओपन करता हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे इंपोर्ट फाइल्स लिखा हुआ आ गया। ये इंपोर्ट होकर के यहाँ पर फोल्डर बनकर आ गया। इसके अंदर सारी की सारी ये क्लिप्स हैं, और जो है मेन सीक्वेंस भी है इसके अंदर। ये मेन सीक्वेंस यहाँ पे लिखा हुआ है बाइक डायरीज रिजॉल्व। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख रहे हैं आप एक और सीक्वेंस बन करके आ गया है। ये बास्केटबॉल शॉट वाले को हम काट देते हैं जो पुराना था कोई। एक बाइक डायरी जो हमारा ओरिजिनल है, एक बाइक डायरी जो रिजॉल्व से बन करके आ गया है।
तो एक तो चीज़ हम नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे डबल हो गई है ऑडियो लेयर, तो एक को मैं डिलीट कर देता हूँ। ये रिजॉल्व का कुछ इशू है कि जब भी उसमें जाती है तो 2 या 4 ऐसे कुछ कॉपीज हो जाती हैं ऑडियो की, तो बस आपको एक को डिलीट कर देना है। दूसरा, मैं इसकी वॉल्यूम ऑलरेडी जो है कम कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगी। अब मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ आपको। तो आप देख रहे हैं ये ब्लू वाला जो मैंने वहाँ पे कलर ग्रेड लगाया था वो इसके अंदर ब्लूइश सारा टोन हो गया है, और जो है हमारा जो भी वहाँ पे हमने कलर ग्रेडिंग की थी वो यहाँ पर हमारे पास आ गई है। तो इस तरीके से आप, और ये क्रॉस डिज़ोल्व जो है वही लग करके आ गया। ओरिजिनल जो हमारा था उसके अंदर ये जो था इस तरह से खुल रहा था। तो आपको ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा दोबारा से कि जो भी आपके इस तरह के इफेक्ट्स वगैरह आप लगाते हैं जो नेटिव हैं प्रीमियर प्रो के लेकिन रिजॉल्व में नेटिव नहीं है, उनकी जगह रिजॉल्व कुछ रिप्लेस करके लगा देगा अपने हिसाब से, या फिर जो है कुछ भी नहीं लगाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बेसिक एडिटिंग करके ले जाएं, कलर करेक्शन कर लें, वापस लें, उसके बाद में ट्रांजिशन वगैरह जो भी हैं वो बाद में प्रीमियर प्रो के अंदर करें, तो वो आपका ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ये है बेसिक वर्कफ्लो कि आप कैसे प्रीमियर प्रो से DaVinci रिजॉल्व के अंदर अपनी फाइल्स को ले जा सकते हैं, कैसे कलर ग्रेड करके वापस ला सकते हैं। तो एक तो ये मेथड है कि आप इस तरह से जो है पूरी की पूरी अपनी XML बना करके ले जा सकते हैं वहाँ पर, और कलर ग्रेडिंग करके वहाँ से रेंडर आउट करके दूसरा XML निकाल के ला सकते हैं और प्रीमियर प्रो में दोबारा से उसके ऊपर एडिटिंग कर सकते हैं। इस केस में क्लिप्स रेंडर होकर के आती हैं। अगर आप चाहते हैं कि रेंडरिंग ना हो दोबारा से जो है, और वहाँ से कुछ ऐसा हो जाए कि सिर्फ प्रीमियर प्रो का ही जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर वहाँ की कलर ग्रेडिंग आ जाए, तो उसके लिए क्या है कि आप ऐसी XML बना करके रिजॉल्व में ले जाएँ। अगर जब आप रिजॉल्व में ले जाएंगे तो आपका जो कलर ग्रेडिंग टैब है इसमें अगर आप आते हैं, यहाँ पर जो आपकी क्लिप्स हैं इनके ऊपर जो आपने कलर ग्रेडिंग की है, अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन है जनरेट 3D लटकी, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इस जगह पे जा करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसका नाम टेस्ट लट बाइक डायरीज़, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। मैंने लट को सेव कर दिया। अब मैं वापस प्रीमियर प्रो में जाता हूँ। प्रीमियर प्रो में मैंने ओरिजिनल वाला जो है प्रोजेक्ट खोला हुआ है। इसके अंदर आप देख रहे हैं कलर ग्रेडिंग नहीं हो रखी है, तो इसमें स्काई का कलर वगैरह आप देख रहे हैं डिफरेंट है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना विंडो पे जा करके ल्यूमेट्री कलर को खोलता हूँ। इसके अंदर जो है मैं फ़िलहाल के लिए बेसिक करेक्शन खोल लेता हूँ, और यहाँ पे लट जो लिखा है इनपुट लट, इसमें ब्राउज़ करता हूँ, और वही जो लट जो मैंने अभी एक्सपोर्ट की थी टेस्ट लट बाइक वाली, इसको यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। जैसे ही मैंने लट इंपोर्ट की आप देख रहे हैं ये इसके ऊपर वो लट लगी हुई आ गई है। ये जो स्काई उसका उस हिसाब से ब्लू सा हो गया। अगर मैं इसे ऑन ऑफ करके आपको दिखाऊं तो इस केस में मैंने कुछ रेंडर नहीं किया, कुछ नहीं, ये मेरा ओरिजिनल ही प्रोजेक्ट है। तो अगर मैं आपको शुरू में दिखाऊं, ये इसमें बान डोर्स वाली एनिमेशन है, तो मेरा ओरिजिनल प्रोजेक्ट है ये। इसके अंदर मैं सीधा जो वहाँ पे मैंने कलर ग्रेडिंग की है वो लट बना करके उसको ले आया और मैंने अपनी क्लिप के ऊपर लगा दी। तो इस तरह से भी आप जो है DaVinci रिजॉल्व से आप कलर ग्रेड को जो एक्सपोर्ट करके प्रीमियर प्रो के अंदर ला सकते हैं। ये भी एक मेथड है। इस केस में आपको रेंडर आउट नहीं करना पड़ेगा, आपकी ओरिजिनल क्लिप ही यहाँ पे डली है, इसके ऊपर आपकी सिर्फ कलर ग्रेडिंग आ गई है। बट ये टीडियस प्रोसेस है क्योंकि आप हर क्लिप के लिए ऐसी बना के लट लेके आओगे, क्योंकि हर क्लिप जो है उसके ऊपर कलर ग्रेडिंग डिफरेंट होती है, हर क्लिप जो है थोड़ी सी अलग होती है। अगर आपका पूरा लंबा सीक्वेंस जो है एक ही तरह के एरिया में शूट हुआ है और आपकी जो है सेम ही तरह की कलर ग्रेडिंग है सबके ऊपर, तब आप ये चीज़ कर सकते हैं कि एक लट लेकर के आ गए और जो है पूरी के ऊपर लगा दिया। जैसे इंटरव्यू शॉट्स वगैरह हो गए कि वो हमें पता है हमने सेम लाइटिंग के अंदर किए हुए हैं, तो वो हम कॉपी कर सकते हैं उस लट को सारी के ऊपर। बट इस तरह की अगर आपने कंपाइलेशन बनाई हुई है अलग अलग शॉट्स की लेकर के, तो उसमें जो आपकी कलर ग्रेडिंग है वो हर क्लिप के ऊपर अलग रहेगी, तो आपको हर एक की इस तरह से लट बना कर लानी पड़ेगी। तो ये दोनों तरीके हैं आपके पास करने के। आप XML बना करके रिजॉल्व में ले जा सकते हैं, वहाँ पे कलर ग्रेडिंग करने के बाद आप वहाँ से लट एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसको प्रीमियर प्रो में जो आपकी ओरिजिनल सीक्वेंस बना था उसके अंदर ओरिजिनल क्लिप्स के ऊपर ही लगा सकते हैं लट को, तो आपकी कलर ग्रेडिंग वहाँ से आ जाएगी। दूसरा तरीका है कि वहाँ से आप XML रेंडर कर लें, तो सारी क्लिप्स को कलर्स के साथ में बेक करके रेंडर कर लेगा और वो का वो XML आपका प्रीमियर में खुल जाएगा, सेम उसी तरह की टाइमलाइन आपकी खुल जाएगी। उसके ऊपर आप जो है फर्दर एडिट कर सकते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स का भी आपको समझ में आ गया, प्रीमियर प्रो का भी आपको समझ में आ गया। आफ्टर इफेक्ट्स वाले में एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, उसमें जब हम अपनी क्लिप्स को सिलेक्ट करके ओपन इन आफ्टर इफेक्ट्स करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपके पास मान लीजिए प्रीमियर प्रो CC 2020 है तो आफ्टर इफेक्ट्स भी 2020 होना चाहिए। अगर आपके पास एक वर्जन 2019 है, दूसरा 2020 है, या फिर मान लीजिए प्रीमियर आपके पास 2018 है और आफ्टर इफेक्ट्स आपके पास 2019 है, तो अलग वर्जन्स हैं अगर, तो वो डायनेमिक लिंकिंग काम नहीं करेगी। वो तभी काम करेगी जब आपका प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट्स दोनों ही सेम वर्जन होंगे। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी कोर्स हमारा नियर कंप्लीशन है, ये सेकंड लास्ट क्लास थी, अब सिर्फ लास्ट क्लास रह गई है। सारा कुछ हम सीख चुके हैं, कर चुके हैं, बट वो कहते हैं ना कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो आखिरी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर जो है मैं आपके टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ, तो उसमें कुछ सीक्रेट चीज़ें आपको पता लग जाएंगी, इंटरेस्टिंग बातें आपको पता लग जाएंगी, और हम कंक्लूड कर देंगे इस पूरी की पूरे जो हमने ट्यूटोरियल सीरीज़ बनाई है इसको।
और फर्दर हम वहाँ से आगे कहाँ जाएंगे ये चीज़ की हम डिस्कशन करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फ़िलहाल आपने आज कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ सीखी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हम सीखेंगे। तो आज आपने सीखा कि क्यों हमें आफ्टर इफेक्ट्स इस्तेमाल करना पड़ सकता है प्रीमियर प्रो के साथ, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो वहाँ पे हो सकती हैं जो प्रीमियर प्रो में नहीं हो सकती हैं। तो होपफुली आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ना भूलें बेल आइकन दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे अगले वीडियो की। तो दोस्तों इसी के साथ जो है प्रीमियर प्रो का कोर्स तो समाप्त होता है। आपको सारी मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, बट मैं फिर भी एक और लेक्चर बना रहा हूँ जिसको आप बोनस लेक्चर समझिए। उसके अंदर मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगा प्रीमियर प्रो के, जिससे आपका वर्क फ्लो जो है वो आप उसको तेज़ कर सकते हैं, आप जो है काम को थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो कोर्स कंप्लीट हो चुका है, बट उसके अंदर आपको ट्रिक्स और टिप्स ऐसे मिलेंगे जो आपका वर्क फ्लो को तेज़ बना देंगे। सोशल मीडिया के लिंक्स मैंने अपने दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़े रहने के लिए फॉलो करें इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर, और यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब करें, वहाँ पे सब्सक्राइबर बढ़ाएं ताकि मैं और इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए लेके आ सकूं। स्टॉक फुटेज मैं वहाँ डालता हूँ, आप सब लोग को पता है, हर वीडियो के बाद मैं बोलता हूँ ये। तो डाउनलोड करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को। आपके कमेंट्स के अंदर अगर सवाल वगैरह हैं आपके तो पूछ सकते हैं आप। इस सीरीज़ को अगर आपने प्यार दिया, अगर आपको ये पसंद आई और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए, तो मैं इसके ऊपर एक अलग से Q&A सेशन बना दूंगा इस सीरीज़ के ऊपर। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं लास्ट बोनस लेक्चर में। तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।